नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों बेसिकली इस क्लास में मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आप लोग के सामने। जैसा कि मुझे बहुत सारे लोगों का कॉल मिल रहा है, मध्य प्रदेश से बहुत सारे लोग का मैसेज मिल रहा है कि सर एमपी टेट अर्थात वर्ग 1 की जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है और उसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो सर मध्य प्रदेश स्टेट के लिए अर्थात वर्ग 1 के लिए नया बैच कब से प्रारंभ हो रहा है? तो दोस्तों नया बैच जो है वो आज से आपका प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार इतने कम समय में, जैसे आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, ठीक है, आप मान के चलिए कि लगभग लगभग आपके पास 45 दिन का समय है ना। तो कम समय में बेहतर ढंग से आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं, और एक क्लियरली मैं बात आप लोग को बता रहा हूं दोस्तों कि परेशान होने की बिल्कुल यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सारी चीजों को अगर जो ईमानदारी से और आराम आराम से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहेंगे तो आपका कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं होगी। तो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के अंतर्गत दोस्तों एमपी टेट का फॉर्म आपको पता ही है, आपने नोटिफिकेशन देखा ही होगा। तो इकोनॉमिक्स का जो नया बैच है वो प्रारंभ हो चुका है और आज से पहली क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जहां पे हम लोगों ने एमपी टेट के लिए सिलेबस का डिस्कशन किया है। ठीक है, तो अब देखिए कि इस बैच में आपको क्या मिलने वाला है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप एमपी टेट के लिए डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है, आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, इन सारी बातों पे दोस्तों इन सारी बातों को मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप जब एग्जाम की तैयारी करें ना तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, अगर जो आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो केवल आप ये सोचिए कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ के एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप केवल पढ़ें और सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। तो कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, और मैं आपको विश्वास और जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं कि एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, एक एक टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, जितने भी टॉपिक आपके पेपर में बनेंगे सारे टॉपिकों को पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ठीक है आप पढ़ तो रहे, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आपको रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। तो कम समय में बेहतर रिवीजन के लिए आपके सिलेबस के अनुसार सारे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि आप बैच अगर जो ज्वाइन करेंगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी, अलग अलग से आपको कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीजें होती है वो ये होती है कि आप अपना इवेल्युएशन करें। अब यहाँ पे तो आपने पढ़ाई कर लिया, ठीक है, तो अगर जो एक घंटे 30 मिनट अगर जो प्रत्येक दिन आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और 30 मिनट कम से कम नोट्स को पढ़ते हैं, तो इससे आपका एक तरफ क्या होता रहेगा, कॉन्सेप्ट जो होता रहेगा वो ठीक तरीके से रिवाइज करते रहेंगे, सारी चीजें आपको ठीक तरीके से समझ में आएंगी। अब दूसरी तरफ ये होता है कि आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब बहुत सारे टेस्ट आपको दिए जाएंगे ताकि आप टेस्ट दीजिए। जब पहला टेस्ट आप दीजिएगा तो ये देखिएगा कि आखिरकार आपकी गलतियां किस सेक्शन में हो रही हैं, और जिन सेक्शन में गलतियां हो रही हैं उन सेक्शन को सुधार करके फिर अगली बार जब टेस्ट को अटेम्प्ट करिए तो जो टॉपिक आपका गलत हुआ था वो टॉपिक आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो ये तो रही बात दोस्तों टेस्ट की। फिर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, मध्य प्रदेश स्पेशल भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, एमपी स्पेशल जैसा कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में कुछ पार्ट ऐसे हैं जो एमपी स्पेशल है। ठीक है, और साथ ही साथ में दोस्तों आपको
करंट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो मतलब देखिए ये सारी चीजें मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में एमपी टेट का फॉर्म अर्थात एमपी टेट का फॉर्म जो लोग भी भरने जा रहे हैं उन लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के लिए नया बैच प्रारंभ कर दिया गया है। आज से पहली क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जहां पे हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया है। तो अगर जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकती हैं, या जो आपकी फीस 2500 रुपए रखी गई है इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। अगर जो आपके पास कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज आप करेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि एमपी टेट के लिए ठीक है अलग बैच है, एमपी सेट के लिए भी अलग बैच है, दोनों बैचेज अलग अलग है और दोनों में आपका सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही है। दोनों बैचेस में अलग अलग कक्षाएं ली जा रही हैं, तो उसमें कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, मध्य प्रदेश स्पेशल करवाए जाएंगे और करंट भी आपका कवर होगा। तो कम समय में अगर जो आप ठीक तरीके से रणनीति अपनाएंगे तो मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं कि आप केवल और केवल 4 घंटे से 6 घंटे तक ठीक से स्टडी कर दिए, 4 से 6 घंटे अगर जो आपने ठीक तरीके से पढ़ाई कर दी तो ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं 100% दोस्तों सफलता मिलने वाली है। साथ ही साथ मैं YouTube पे प्रैक्टिस कराता ही रहता हूं, तो YouTube की भी क्लास को आप देखते रहिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, नोट्स पढ़िए, सब कुछ वहां पे एप्लीकेशन पे इन सारी चीजों को फॉलो करिए और यूट्यूब पे क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। तो ये तो रही दोस्तों बात। तो जिन लोगों को भी एडमिशन लेना है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या जो ये नंबर आ रहा है 9415 863 873 इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके फीस एडमिशन ले सकते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब कुछ आपका कवर होने वाला है, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं होगी, एक जगह में बेहतर तरीके से सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, अब देखिए अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे कि आखिरकार आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो आपके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा मैं बात यहाँ पे करूंगा कि आपका सिलेबस क्या है। तो चलिए एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो अब देखिए आपके सिलेबस में आखिर कौन कौन से टॉपिक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो पहला यूनिट है, ठीक है, जो पहला यूनिट है तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि अर्थशास्त्र जो है इसकी परिभाषा क्या होती है ना। उसके बाद देखेंगे कि अर्थशास्त्र की प्रकृति, इसके क्षेत्र क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, अध्ययन की विधियों को हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर को समझेंगे और देखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, भारतीय एवं पाश्चात्य आर्थिक विचारक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को पढ़ेंगे। फिर जो आपका दूसरा यूनिट बनता है वो बनता है उपभोग एवं उपयोगिता से। तो उपभोग एवं उपयोगिता के अर्थ को हम लोग देखेंगे, फिर इसके प्रकार क्या होते हैं, महत्व क्या होता है, उपयोगिता ह्रास नियम को हम लोग पढ़ेंगे, उपभोक्ता के संतुलन के बारे में देखेंगे, उपभोक्ता की बचत को पढ़ेंगे, उत्पत्ति नियम एवं पैमाने के प्रतिफल नियम को हम लोग देखेंगे, पूंजी निर्माण एवं बचत के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग दोस्तों मूव करेंगे तो मांग एवं पूर्ति को देखेंगे। ठीक है, तीसरा यूनिट जो बनता है, अभी हम बात करेंगे, आप लोगों से थोड़ा सा रुक जाइए, अभी हम लोग बात करेंगे। तीसरा यूनिट जो आपका बनता है एमपी टेट में वो बनेगा मांग एवं पूर्ति से। इसका अर्थ क्या होता है, मांग एवं पूर्ति के नियम को हम लोग पढ़ेंगे, मांग एवं पूर्ति की लोच को पढ़ेंगे, आगत क्या होता है और आगम क्या होता है, इन सारी चीजों को देखने वाले हैं। फिर हम लोग दोस्तों चौथे यूनिट में प्रवेश करेंगे। तो चौथे यूनिट में देखेंगे कि उत्पादन क्या होता है, इसकी अवधारणाएं क्या होती हैं, उत्पादन की विशेषताएं क्या होती है और उत्पादन के साधनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं।
फिर हम लोग पढ़ेंगे बाजार एवं मूल्य निर्धारण के बारे में। यहाँ पे बाजार का अर्थ क्या होता है, इसके तत्व कौन कौन से होते हैं, बाजार का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण अर्थात कीमत का निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर तो 6 नंबर का यूनिट बनता है, इसमें वितरण बनता है, तो हम लोग वितरण के सिद्धांत को पढ़ेंगे, लगान मजदूरी निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे, फिर ब्याज क्या होता है पढ़ेंगे, और फिर लाभ के सिद्धांत को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग लाभ के सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। फिर हम लोग दोस्तों 7वें यूनिट में प्रवेश कर जाएंगे और वहां पे पढ़ेंगे कि मुद्रा की आधारभूत अवधारणा एवं सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसका अर्थ क्या होता है, मुद्रा का अर्थ क्या होता है, इसके कार्य एवं प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। परिणात्मक सिद्धांत को देखेंगे, नगद व्यवहार एवं नगद स्किल्स का दृष्टिकोण हम लोग देखेंगे, मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ना है, मुद्रा विस्फीति एवं मंदी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तो 7 यूनिट हो गया। 8वां जो यूनिट आपके सिलेबस में है वो है आर्थिक समृद्धि, विकास, आर्थिक नियोजन, आर्थिक समस्या एवं सुधार। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अवधारणाओं को कि आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास की अवधारणाएं क्या है, आर्थिक विकास के सूचक, भारत में आर्थिक समस्याओं को देखेंगे, भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को देखेंगे कि भारत सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जिससे भारत की भारत के में आर्थिक सुधार हो सके। भारत में पंचवर्षीय योजना को पढ़ेंगे, इसके विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे, वो वृद्धि के प्रतिरूप को भी देखने वाले हैं हम लोग। विकास पर पर्यावरण निहित प्रभाव, पुनर्उत्पादनीय एवं गैर पुनर्उत्पादनीय साधनों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर वृद्धि की परिसीमाएं एवं धारणीय विकास क्या होता है, हम लोग इस बात को देखने वाले हैं। अर्थव्यवस्था एवं जीवन गुणवत्ता पर पर्यावरण क्षति के प्रभाव का मूल्यांकन, ठीक है, जिसमें हम लोग भूमि, जल और वायु तथा वन के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखिए 9वां यूनिट जो आपका बनता है वो बनता है भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। इसमें हम लोग प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत भूमि, जल और वन को पढ़ेंगे, जनसंख्यात्मक परिदृश्य के अंतर्गत जनसंख्या को पढ़ेंगे, जनसंख्या के आकार, स्त्री पुरुष के बारे में पढ़ेंगे, ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या, जनसंख्या वितरण के बारे में हम लोग देखेंगे, और सकल घरेलू उत्पादन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। फिर कृषि के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कृषि के प्रकृति क्या है, कृषि के महत्व क्या है, उपयोग प्रतिरूप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कृषि उत्पाद एवं उपयोगिता क्रम, भूमि पुनर्गठन के बारे में पढ़ेंगे, हरित क्रांति के पुनर्मूल्यांकन को हम लोग करेंगे, ग्रामीण कृषि बाजार में उधार लेन देन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग दोस्तों मध्य प्रदेश के बाजार प्रतिरूपों में परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगली जो इकाई आती है वो औद्योगिक नीति की होती है, औद्योगिकीकरण की सार्वजनिक क्षेत्र में भूमिका को पढ़ेंगे, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र का पुनर्गठन, साथ ही साथ लघु स्तर के उद्योगों की भूमिका व महत्व एवं गठन पश्चात की इसके बाद की जो चुनौतियां होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके परिणाम क्या मिल रहे हैं हमको और इसमें कौन कौन सी समस्याएं आ रही है, इन सारी बातों को पढ़ने वाले हैं। अधोसंरचनात्मक सुविधाओं के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे बिजली, यातायात और संचार को देखना है। भारतीय प्रवासी व्यापार के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे संगठन, निर्देशन, भुगतान से सीधे विदेशी निवेश की भूमिका एवं बहुराष्ट्रीय निगम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो इकाई होगा वो होगा स्वतंत्रता उपरांत भारतीय योजनाएं, ठीक है, जो योजनाएं बनाई गई उसके उद्देश्य क्या थे, रणनीति क्या अपनाई गई, उपलब्धि क्या रही, असफलताओं का कारण क्या रहा, गरीबी की समस्या हमारे देश में क्या है, मूल्य वृद्धि व बेरोजगारी के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर अगला जो है दोस्तों यूनिट बनता है आपका 10वां यूनिट जो बनता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय एवं लेखांकन के बारे में। राष्ट्रीय आय की अवधारणा को देखेंगे, कुल घरेलू उत्पाद, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय का मापन एवं लेखांकन के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग दोस्तों 11वें यूनिट की तरफ मूव कर जाएंगे, लोक वित्त को पढ़ेंगे। देखिए ये बस देखने में आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा सिलेबस है, जब पढ़ेंगे ना तो आराम से ये सारी चीजें एग्जाम आते आते आपकी कवर हो जाएंगी। फिर लोक वित्त के अंतर्गत हम लोग इसका अर्थ देखेंगे, प्रकृति एवं क्षेत्र देखेंगे, सार्वजनिक एवं निजी वित्त को देखेंगे, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को पढ़ेंगे, आगम के स्रोत, कर के बारे में पढ़ेंगे, ऋण, अनुदान एवं सहायता क्या होता है, इन सारी चीजों को देखेंगे, करारोपण के सिद्धांत को पढ़ेंगे, उद्देश्य क्यों क्या होता है, टैक्स क्यों लगाया जाता है, इसके प्रकार क्या होते हैं फिर पढ़ेंगे।
फिर सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत को पढ़ेंगे, सार्वजनिक ऋण के सिद्धांत एवं शोधन की विधियां को पढ़ेंगे, केंद्र राज्य सरकार के आय के स्रोत को पढ़ेंगे और बजट की अवधारणा एवं इसके प्रकार क्या क्या होते हैं पढ़ने वाले। फिर हम लोग दोस्तों 12वें यूनिट में प्रवेश कर जाएंगे। फिर बैंकिंग को पढ़ेंगे, इसमें अर्थ एवं प्रकार को देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं व्यापारिक बैंकों के कार्य को देखेंगे, साख पे नियंत्रण देखेंगे, परिणात्मक एवं गुणात्मक विधियों को पढ़ेंगे, मौद्रिक नीति के उद्देश्य एवं सीमाएं क्या होती है पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे साख निर्माण, अर्थ एवं विधियां, बैंकिंग के आधुनिक सुधार एवं सस्ती मुद्रा नीति के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे व्यापार के बारे में, व्यापार की अवधारणा एवं प्रकृति को देखेंगे, विकसित एवं विकासशील देशों में व्यापार को देखेंगे, व्यापार संतुलन क्या होता है, भुगतान संतुलन क्या होता है, भुगतान असंतुलन क्या होता है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, व्यापारिक नीतियों को पढ़ेंगे, व्यापारिक उपकरण क्या क्या होते हैं इसको देखेंगे, विदेशी विनिमय दर को पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में देखने वाले हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, निरपेक्ष एवं सापेक्ष लाभ को पढ़ेंगे, साधन परिसंपत्ति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन व विकासशील देशों पर निहित प्रभाव को भी हम लोग दोस्तों यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर दोस्तों हम लोग सांख्यिकी में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपका लास्ट यूनिट बनता है। इसके परिचय को देखेंगे, अर्थ, विषय सामग्री, कार्य, महत्व, सीमाएं एवं उपयोगिता को पढ़ेंगे, समंक आकलन एवं उसकी रीतियों को पढ़ेंगे, समंकों का वर्गीकरण, सारणीयन व प्रस्तुतिकरण को देखेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सबको पता होगा, इसमें माध्य, माध्यिका, भूपृष्ठिक विचलन, प्रमाप विचलन, सहसंबंध, काल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक को पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे तो सबसे जाते हैं लेकिन यहाँ से कुछ ज्यादा पूछे जाते हैं। गुणांक क्या होता है? पियर्समैन का श्रेणी सहसंबंध गुणांक और श्रेणी चिन्ह परीक्षण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तो दोस्तों आपका हो गया क्या, ये तो आपका हो गया एमपी, ये तो आपका हो गया एमपी टेट का सिलेबस। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि आज से एमपी टेट के लिए न्यू बैच प्रारंभ हो गया है। यहाँ पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाए जाएंगे, जैसा कि आपने सिलेबस देख ही लिया। साथ ही साथ आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जाएंगे ताकि आप अपना रिवीजन करें। देखिए, सिलेक्शन लेने वाला जो प्रोसेस होता है ना, उसी प्रोसेस के आधार पे ही मैं सारी चीजों को कराता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी यही होता है कि आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसको रिवीजन करने की जरूरत होगी, तो रिवीजन करने के लिए मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। फिर जब जो आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस किया जाए, तो प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों मैं टेस्ट सीरीज आपको दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल पाए कि जो आप पढ़ रहे हैं वहां से प्रश्न कैसे बन रहे हैं और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब पे आपकी क्लास चलती ही चलती है। फिर मध्य प्रदेश स्पेशल भी आपका कवर करा जाएगा, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर और दोस्तों करंट, सब कुछ मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। बस आप इत्मीनान से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप डायरेक्ट कोर्स को यहाँ से परचेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे एमपी टेट, ठीक है, का एक बैच होगा, उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। या अगर जो आप वहां से डायरेक्ट नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आपकी जो फीस है 2500 रुपए फीस रखी गई है। 2500 रुपए आपको इस नंबर पे 9415 863 873 पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करना होगा और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। चलिए मैं आप लोग के कमेंट को थोड़ा सा देख लेता हूं, क्योंकि मैं आपके कमेंट को देख नहीं पाया। ठीक 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 है, मैं देखता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए, क्या बोल रहे हैं भैया? बिल्कुल ठीक है।
ठीक है। एमपी टेट है ना? तो ये एमपी टेट का सिलेबस है। और रही बात आप लोगों की क्लास की, तो आप लोगों की जो क्लास है वो 8 बजे से होगी, है ना? प्रीमियर क्लास में दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि अभी एक्चुअली आपको मैं सही तरीके से बता दूं कि थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे बैठने में समस्या हो रही है। तो मैं 2 घंटे लगातार बैठ के क्लास नहीं ले पाऊंगा। देखिए ये आज केवल आई होप कि कल तक चीज़ें ठीक हो जाए। हालांकि मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को भी लग रहा होगा कि सर आपने कल भी प्रीमियर क्लास लगाया था और आज भी आप क्लास नहीं ले रहे हैं। तो थोड़ी सी समस्या है कि थोड़ी सी जो बैकबोन होती है उसमें थोड़ा पेन है, इस वजह से मैं बहुत लंबे समय तक बैठ नहीं पाऊंगा, है ना? तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार कल प्रीमियर क्लास आपका लगा था और आज भी काफ़ी आधे घंटे की ही मतलब एक तरीके से एमपी टेट का मैंने सिलेबस बताया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग कहेंगे कि सर 2 दिन हो गया क्लास नहीं ले रहे, लेकिन मेरी समस्या है, जितना परेशान आप हैं कि क्लास नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा परेशान मैं हूँ, है ना? क्योंकि मेरे पास तो बस यही है ना कि आपको आपके सामने आओ, आपका क्लास लो। लेकिन अब क्या किया जाएगा? मैं लगातार थोड़ा-सा मुझे पेन है बैकबोन में, तो इस वजह से आपको 2 घंटे बैठ के क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, है ना? तो इस बात को आप लोग समझिएगा। एक्चुअली पता है, मैं सारी चीज़ों को ओपनली इसलिए बोल देता हूँ ना, कि आप मेरी रियल समस्या को समझें, है ना? अभी मैं बोल दूँगा तबीयत खराब है, तो आप लोग कहेंगे सर एकदम चंगे तो लग रहे हैं, तबीयत आपकी कहाँ खराब है ना? आप कहेंगे कि सर एकदम चंगे लग रहे हैं, फिर आपकी तबीयत कहाँ खराब है? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दिखती नहीं है लेकिन होती है ना? तो इस चीज़ को थोड़ा-सा समझिएगा और बस आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा और कहता रहूँगा कि प्रयास तब तक करते रहिए जब तक जीत ना जाए, ठीक है? क्योंकि दुनिया आपका प्रयास नहीं देखती है, दुनिया आपका रिज़ल्ट देखती है ना? तो अगर जो आज क्लास नहीं हो रहा है, तो आप क्या करिए, आप पुरानी क्लासेस को क्या करिए, रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है? अगर जो आज क्लास नहीं हो रहा है, तो सारी क्लासेस जो है, जो पिछली क्लासेस हुई हैं, वो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से 1-2 क्लास देख लीजिए, है ना? तो बस यही है कि प्रयास आपका कोई देखने वाला नहीं है कि आप कितना प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? प्रयास बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सभी लोग आपका क्या देखेंगे? रिज़ल्ट देखेंगे। तो प्रयास तब तक करना है जब तक कि रिज़ल्ट मिल ना जाए, है ना? जब तक रिज़ल्ट मिलता नहीं है, तब तक प्रयास करना है। नहीं तो कोई इन फ्यूचर में आपको अगर नौकरी नहीं मिलेगी, तो कोई इन फ्यूचर में ये नहीं कहेगा कि अरे! इसने बहुत प्रयास किया था, नहीं हुआ। सभी लोग यही बोलेंगे कि यार कहीं न कहीं इसके सोचने की क्षमता कम होगी। या कुछ लोग कहेंगे कि अरे! इसने ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं की होगी। आपने सब कुछ किया। तो इस वजह से तब तक लगे रहिए जब तक कि सिलेक्शन मिल नहीं जाता। तो चलिए हम लोग मिलेंगे, आई होप कि कल, अर्थात 2022 का जो लास्ट दिन है, उस दिन अगर जो मेरी तबीयत ठीक रहती है, तो मैं ज़रूर मिलूँगा आपसे, 7 बजे क्लास आपकी लूँगा, है ना?
तो मिलेंगे हम लोग कल शाम को 7 बजे एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप पढ़िए, आगे बढ़िए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।